ओके। हेलो एवरीवन, आज आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ नया लेके आया हूँ। बहुत दिन से हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं और लगभग 10-11 दिन हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रपोजिशनल फ्रेजेस। हम प्रपोजिशन भी पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते हैं जिनके बारे में जानना हमको ज़रूरी है। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस का ही दूसरा नाम होता है फिक्स्ड प्रपोजिशंस। मतलब हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रपोजिशंस की जो किन्हीं निश्चित शब्दों के साथ में कनेक्टेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उनमें हमें अलग से अकल नहीं चलाना है, हमें सेंटेंस नहीं देखना है कि भाई सेंटेंस हमें देखना है, क्योंकि मान के चलिए कि एक ही प्रपोजिशन, एक ही शब्द के साथ में दो अलग अलग प्रपोजिशन अलग अलग कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फिक्स्ड माने जाते हैं। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस का आप समझ सकते हैं, प्रपोजिशन तो इसमें होगा। अब फ्रेजेस जनरली क्या होता है? फ्रेजेस का मतलब जनरली ये होता है a group of words which makes the sense but not the complete sense is called a phrase actually। ठीक है ना, कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो यहां पर हम ऐसे कुछ फ्रेज या ऐसे कुछ शब्द लेके आए जिनके साथ में कुछ निश्चित प्रपोजिशन जुड़े होते हैं। तो आइए विदाउट किसी डिले हम चलते हैं अपनी सीधी पहली शीट पर। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या है, पहला वाला, एक मिनट, हाँ ओके। ये जो पहला आपके सामने लिखा है, ये लिखा हुआ है अकम्प्लिश इन। अब अकम्प्लिश इन का मतलब भाई क्या होता है? अकम्प्लिश इन का मतलब होता है, अब अकम्प्लिश के साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अकम्प्लिश के साथ में हमें इन का प्रयोग करना है। तो इन क्या है बेटा? एक प्रपोजिशन है। इन क्या है? एक प्रपोजिशन है, और ये अकम्प्लिश के साथ में फिक्स है। इसका मतलब क्या होता है? गुण संपन्न। गुण संपन्न का मतलब जो गुणी व्यक्ति। गुण संपन्न का मतलब क्या हो जाता है? गुणी, जिस व्यक्ति के अंदर गुण है, ठीक है ना, गुणों से भरपूर। तो possessed ऑफ गुड क्वालिटी, अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखा जाएगा गुण संपन्न का मतलब क्या निकला है? possessed ऑफ गुड क्वालिटीज, मतलब उसके अंदर गुण हैं, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। मुकेश इज अकम्प्लिस्ड इन आर्ट ऑफ पेंटिंग, है ना। मुकेश इज अकम्प्लिस्ड इन आर्ट ऑफ पेंटिंग, कि भाई मुकेश के अंदर कौन सा गुण है? पेंटिंग का, आर्ट का गुण है, पेंटिंग का गुण है उसके अंदर, ठीक है ना। आर्ट ऑफ पेंटिंग का उसके अंदर गुण है। पेंटिंग बहुत अच्छी, मतलब पेंटिंग की कला उसके अंदर है ना, वो उससे भरपूर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अकम्प्लिश इन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे बेटा? अकम्प्लिश इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहां पर दूसरा देखें, अक्यूज्ड ऑफ, क्या लिखा है यहां पर? अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ। अब अक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आरोप लगाना इसका अर्थ निकलता है किसका? अक्यूज्ड ऑफ का। एक मिनट बस हम्म ओके। चार्जर लगाने गया था भाई चार्ज, बैटरी अगर बीच में डिस्चार्ज होता थी तो दिक्कत हो जाती। चलिए, तो ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं बेटा हम यहाँ पर कि हाँ, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना होता है, और अक्यूज्ड ऑफ अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब क्या होता है? दोषी। दोषी का मतलब क्या होता है? आरोपी एक्चुअली। यहाँ दोषी और आरोपी, है ना। चार्ज्ड विद क्राइम, अगर किसी व्यक्ति पर कोई चार्ज, कोई आरोप लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आरोपी बोलते हैं, दोषी बोलते हैं, ठीक है ना, अभियुक्त बोलते हैं।
तो इसका यहाँ पर हम अक्यूज के साथ में कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रोपोजिशन के तौर पे? हम अक्यूज के साथ में ऑफ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें स्पेशली ध्यान किसमें देना है कि अक्यूज के साथ में हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमें इस पे ध्यान देना है विशेष रूप से। इसका अर्थ क्या होता है? चार्ज्ड विद क्राइम का मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है किसी क्राइम को करने का। सेंटेंस एक बार देख लेते हैं, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, कि भाई वो किसका आरोपी था? वो मर्डर का आरोपी था, हत्या का आरोपी था, मतलब उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्यूज्ड के साथ में हमें ऑफ शब्द का प्रयोग करना है, ये फिक्स्ड है इसके साथ में, ठीक है ना। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखें। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्विंटेड विद, क्या बोल रहा है? अक्विंटेड विद। कहां गया? तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे यार पेन ही सिलेक्ट नहीं हो पाया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अक्विंटेड विद। इसको क्या बोलेंगे? अक्विंटेड विद। इसका मतलब निकलता है परिचित, किसी से परिचित होना। तो अक्विंट के साथ में अपन, अक्विंटेड के साथ में कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपन? किस प्रपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं? हम विद का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? अक्विंटेड विद का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब होता है परिचित। ये जैसे फैमिलियर, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है फैमिलियर, नोन, ये अलग अलग शब्द हैं दोनों, है ना, इनको मिक्स मत कर देना, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। नोन अलग शब्द है, फैमिलियर अलग शब्द है, ठीक है ना। नोन मतलब परिचित, जाना पहचाना, और फैमिलियर का मतलब भी परिचित होता है, जिसका हम क्या है अलग शब्द में प्रोपोजिशनल फ्रेज या फिक्स्ड प्रोपोजिशन में क्या होगा? अक्विंटेड विद का, अक्विंट के साथ में हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। रोहित इज अक्विंटेड विद रमेश। इसका मतलब क्या है? रोहित रमेश का परिचित है। रोहित किसका परिचित है? रमेश का परिचित है। एनी न्यूज? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अफ्रेड ऑफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? डरना होता है। क्या होता है अफ्रेड ऑफ का मतलब? डरना होता है, ठीक है ना। इसका देख लें आप, एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ, कि भाई हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। इसका मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अफ्रेड ऑफ। तो अफ्रेड के साथ में हमने कौन सा प्रोपोजिशन फिक्स किया है? हमने प्रोपोजिशन फिक्स किया है ऑफ। अफ्रेड इन, अफ्रेड फॉर ये नहीं आएगा, अफ्रेड ऑफ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अफ्रेड ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में स्लाइड नंबर 5 पे जाते हैं अपन, तो अफ्रेड ऑफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वाला देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एंग्री विद अ पर्सन। अब देखिए एंग्री के साथ में विद का प्रयोग भी होता है, एंग्री के साथ में एट का प्रयोग भी होता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने दोनों का प्रयोग किया है एंग्री के साथ। अब एंग्री के साथ में विद का प्रयोग किस कंडीशन में होता है और एंग्री के साथ में एट का प्रयोग किस कंडीशन में होता है वो देख लेते हैं। अगर किसी के व्यवहार की बात की जा रही है तो हम एंग्री के साथ में एट का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? हम एट का प्रयोग करेंगे, ये देख लीजिए। अरे कहाँ, हाँ, हम एंग्री के साथ एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति के साथ में नाराजगी की बात हो रही है तो हम विद का प्रयोग करेंगे। तो एंग्री विद अ पर्सन, अब यहां पर ये क्या ब्रैकेट में दे रखा है, मान के चलिए ब्रैकेट में है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है कि अगर व्यक्ति की बात है, व्यक्ति से नाराज है तो एंग्री विद का प्रयोग करेंगे। तो राम इज एंग्री, एट नहीं आएगा, राम इज एंग्री विद हिज ब्रदर, राम इज एंग्री विद हिज ब्रदर का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। आई होप कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा है कि एंग्री के साथ में एट भी। लेकिन अगर उसके व्यवहार की बात करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे व्यवहार से नाराज हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं लेकिन तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे तौर तरीके से, तुम्हारे पेश आने के तरीके से नाराज हूं, तो वहां पर अगर आप तुमसे नाराज नहीं, मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उसके व्यवहार की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए हम व्यवहार की अगर बात कर रहे हैं तो हमने फिर क्या है? एट शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? एट शब्द का प्रयोग किया है। नाराज होना, यहां पर भी एंग्री विद का मतलब भी यहां पर नाराज होना ही है, यहां पे इसका अर्थ नाराज होना ही है। कुछ प्रिंट मिस्टेक हो जाती कई बार तो लिख नहीं पाया होगा, तो यहां पर भी इसका मतलब नाराज होना ही है। लेकिन एंग्री एट में व्यवहार से नाराज होने के लिए आया, पजेस्ड ऑफ गुड, ये गलत है, ये गलत दे रखा है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, ये गलत दे रखा है, ये जो लिखा है पजेस्ड ऑफ गुड क्वालिटीज, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ये सब जो हमारी पीपीटी बनाते हैं ना गड़बड़ कर देते हैं कई बार ये। द टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि जो टीचर थे वो अपने स्टूडेंट के बिहेवियर से, उनके हाँ एक मिनट, बिहेवियर, ये एस नहीं लगेगा यहाँ पे,
उनके व्यवहार से क्या थे, नाराज थे। टीचर क्या थे, उनके व्यवहार से नाराज थे, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्रयोग बेटा होगा। तो एंग्री के साथ में हमने विद भी लगाया, एंग्री के साथ हमने एट भी लगाया है। ओके, हाँ, नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 क्या बोल रहा है, नंबर 7 बोल रहा है, नंबर 7 बोल रहा है अबाइड बाय। क्या बोल रहा है नंबर 7, अबाइड। अबाइड के साथ में बेटा क्या होता है, अबाइड के साथ में हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब अबाइड का मतलब क्या होता है, पालन करना। यहाँ अनुपालन एक ही बात है, पालन करना। जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ अवर टीचर। हाँ, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें टीचर की एडवाइस का पालन करना चाहिए, माँ बाप की उन तो मानना चाहिए, मतलब मानना, अनुपालन करना। वी शुड अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ अवर टीचर। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने टीचर की एडवाइस का या टीचर के ज्ञान का, टीचर जो हमें सलाह देते हैं, शिक्षक हमें जो अच्छी बातें बताते हैं, उनका पालन करना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनका अबाइड करना चाहिए। अबाइड के साथ में बाय का प्रयोग होगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। किसका प्रयोग होगा, अबाइड के साथ में बाय का प्रयोग होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये फिक्स है, हमेशा ये ही आएगा। क्वेश्चन, हाँ, नंबर 8 पे देखते हैं। नंबर 8 क्या है, एब्सेंट फ्रॉम। अब एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट का तो मतलब आप जानते हैं अनुपस्थित होना, गायब होना, कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अनुपस्थित होना। क्या निकलता है इसका, अनुपस्थित होना। एब्सेंट के साथ में हम फ्रॉम शब्द का प्रयोग करेंगे। एब्सेंट फॉर या इस टाइप का ऑफ नहीं आएगा, एब्सेंट फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यहां पे क्या आ जाएगा, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ये इसका एक हमने सेंटेंस में उपयोग करके भी आपको ये बताया है कि ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से अनुपस्थित था। तो बिल्कुल सिंपल है कि एब्सेंट के साथ में हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब इन। हाँ, 9 क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब इन। अब एब्जॉर्ब इन का मतलब क्या निकलता है, एब्जॉर्ब इन का मतलब निकलता है, एब्जॉर्ब के साथ में, एब्जॉर्ब का मतलब ऐसे सोखना होता है सिंपली, लेकिन यहां पर तल्लीन होना। एब्जॉर्ब के साथ में जब आप इन लगा देंगे तो एब्जॉर्ब इन का मतलब क्या निकलता है, तल्लीन होना। क्या निकलता है बेटा इसका मतलब, तल्लीन होना। तल्लीन होने का दूसरा मतलब निकलता है मगन होना। मगन होना, मगन होना मतलब अपने ही ख्यालों में खोए होना। मगन होना, तल्लीन होना, या लीन होना। अकेला लीन होना भी कर सकते हैं आप इसको, लीन होना भी कर सकते हैं आप, है ना। वो तो भैया अपने काम में लीन है, लीन होना, ठीक है ना। मगन है, खोया हुआ है, अपने काम में ही लगा हुआ है, खोया हुआ है। तो ही वॉज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज, कि वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मगन है, तल्लीन है। तो एब्जॉर्ब के साथ में बेटा हमें किसका प्रयोग करना है, इन शब्द का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही तो अपन को देखना है। नंबर 10 पे देते हैं हाँ, एब्स्टेन फ्रॉम। अब एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना किसी चीज से, ठीक है ना। तो इसके साथ में, एब्स्टेन के साथ में आप क्या करेंगे, आप फ्रॉम शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप, फ्रॉम शब्द का प्रयोग करेंगे एब्स्टेन के साथ में, जिसका मतलब होता है परहेज करना या दूर रहना, उस व्यक्ति या आदत से या किसी भी चीज से दूर रहना। तो क्या पढ़ा बेटा हमने, एब्स्टेन फ्रॉम, परहेज करना या दूर रहना। ही एब्स्टेंड फ्रॉम वाइन, कि भैया वो जो शराब वगैरह है उन सब चीजों से दूर रहता था। ही एब्स्टेंड फ्रॉम वाइन, वो शराब वगैरह से दूर रहता था। तो ये इस तरह से हम एब्स्टेंड के साथ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एक्सीड टू, एक्सीड टू का देख लें जरा। हाँ, नंबर 11 पे देखते हैं हम, नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्सीड टू का प्रयोग करना है। तो एक्सीड के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सेप्ट होता है ना, वैसे ही एक्सीड होता है। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। माय फादर एक्सेप्टेड टू माय रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मतलब इसने यूज कैसे किया अपन ने, कि माय फादर एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट। एक्सीडेड माय रिक्वेस्ट नहीं आएगा, टू आपको इसमें प्रपोजिशन के तौर पर लगाना पड़ेगा। यही तो हम बात कर रहे हैं कि भाई किस शब्द के साथ में कौन सा प्रपोजिशन लगाया जाता है। तो माय फादर एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, कि मेरे फादर ने मेरी रिक्वेस्ट, मेरी जो विनती थी, मेरी प्रार्थना थी, वो स्वीकार कर ली।
वो क्या कर ली, स्वीकार कर ली, और इसका अर्थ भी दे रखा है स्वीकार करना। तो हम यहाँ पर बेटा जब प्रपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ रहे हैं या फिक्स्ड प्रपोजिशंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम बाकायदा सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ सिर्फ एक प्रपोजिशन ही नहीं दिखा रहे हैं कि भाई एक्सीड के साथ में टू लगेगा, हम सिर्फ यही नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये टू तो लगेगा, उसका हिंदी मीनिंग भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं और उसके साथ में उसका सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रयोग करना भी आपको सिखा रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करना है। एक बार जब आप ये वीडियो देखेंगे, एक बार आप इन सब चीज़ों को जब तरीके से देख लेंगे तो आपको इनमें से आधे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, आधे नहीं होंगे 40% हो जाएंगे, 40% नहीं होंगे 30% हो जाएंगी, 30% नहीं होंगे तो 25% हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली एक बार वीडियो देखने से भी काफ़ी सारी चीज़ें याद होती हैं। तो एक्सीड के साथ में हमें टू शब्द का प्रयोग, टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। नंबर 12 पे देते हैं। नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, नंबर 12 कह रहा है एक्सेस टू। अब एक्सेस का मतलब क्या निकलता है, एक्सेस का मतलब होता है रीच होना या पहुंच होना। क्या होना, पहुंच होना। जैसे हम बोलते हैं ना मेरी वहां तक पहुंच है, मेरे बड़े बड़े ऊपर तक मेरी पहुंच है, तो वो पहुंच के लिए हम एक्सेस का मतलब ही होता है पहुंच, ठीक है ना। तो एक्सेस के साथ में भी बेटा हम क्या करते हैं, टू शब्द का ही प्रयोग करते हैं। किसका शब्द, प्रपोजिशन क्या लगाते हैं हम, एक्सेस के साथ में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। यही तो हम पढ़ रहे हैं भाई, प्रपोजिशनल फ्रेजेस में प्रपोजिशन कौन सा आएगा, किस शब्द के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आएगा, तो यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसका थोड़ा सा पहुंच होना, ठीक है ना। अब आप यहां पर सेंटेंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आई हैव नो एक्सेस टू द अथॉरिटीज, कि भाई मेरी जो अधिकारी गण हैं, जिनके पास अथॉरिटीज है, जिनके पास अधिकार हैं, अधिकारी गण हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं है। मेरी ऊपर के लोगों में कोई पहुंच नहीं है, अथॉरिटीज में या अधिकारी गणों में मेरी कोई पहुंच नहीं है। आई हैव नो एक्सेस टू द अथॉरिटी। तो एक्सेस के साथ में टू शब्द का प्रयोग करना है, टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नंबर 13 में देख लेते हैं। नंबर 13 क्या कह रहा है, नंबर 13 कह रहा है हाँ, अकाउंट फॉर। अब देखो, जब अकाउंट और अकाउंटेबल दो अलग अलग चीजें हैं। अकाउंट फॉर का मतलब सिर्फ गिनना नहीं होता है, अकाउंट के साथ में जब फॉर, पहली बात तो फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना, अकाउंट। लेकिन अकाउंटेबल आ जाता है, अगर अकाउंटेबल आ जाता है तो अकाउंटेबल के साथ में टू का प्रयोग करेंगे। दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। देखो अकाउंट इसमें भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको क्या लग रहा है कि सर ये तो ये भी अकाउंट है, एक्चुअली बेटा वो अकाउंटेबल है और अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। क्या होता है बेटा, कारण बताना। सुनने में अटपटा लग सकता है क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस जिन लोगों की नहीं होती है ना इंग्लिश की, और स्पेशली जिनने ध्यान नहीं दिया है तो उनको कई बार नहीं पता चल पाता है। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। आई कैंट अकाउंट फॉर हिज लॉन्ग साइलेंस, कि मैं उसकी इतनी लंबी चुप्पी का कारण नहीं बता सकता, कि वो इतने लंबे, बहुत लंबे समय से वो चुप है, शांत है, कुछ बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रही है, तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता। वो बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही, तो इसका मैं कारण नहीं बता सकता। तो इसका मतलब हो जाएगा अकाउंट फॉर, और अकाउंट के साथ में हमें फॉर शब्द का प्रयोग करना है। किसका करना है, फॉर शब्द का प्रयोग करना है। नंबर 14 में देख लेते हैं भाई, 14 क्या कह रहा है। नंबर 14 कह रहा है नंबर 14 कह रहा है अकाउंटेबल टू। अब अकाउंटेबल टू का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। आप यहां पर उत्तरदायी के साथ में जिम्मेदार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिम्मेदार होना, कि भाई तुम इस चीज के लिए तुम जिम्मेदार हो, ठीक है ना, जिम्मेदार होना, ठीक है ना। तो अकाउंटेबल टू, वी आर ऑल अकाउंटेबल टू गॉड फॉर अवर एक्शंस। यहां पर मतलब क्या है कि भाई हम जो भी करते हैं, अपने जो भी कर्म हैं, हम अपने कर्मों के लिए भगवान के प्रति जिम्मेदार हैं। हम अपने कर्मों, हमने जो कर्म किए हैं उनके प्रति, तो भगवान के प्रति हम जिम्मेदार हैं, ठीक है ना, हमें जवाब देना पड़ेगा। मतलब ये है कि ऊपर जो यमराज बैठे और यमराज के साथ में उनके जो क्या नाम है, उनके जो क्या बोलते हैं, असिस्टेंट होते हैं ना, क्या नाम है उनका, मैं नाम ही भूल गया एक्चुअली, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यमराज के, तुम लोग यार प्लीज कहो, मतलब मुझे कमेंट करके बताओ कि यमराज के असिस्टेंट का नाम क्या था। अरे मेरे मुंह पे रखा है लेकिन निकल ही नहीं रहा, देखो ऐसा मैं भूल जाता हूँ। ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपने देखा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था ना, गजनी फिल्म में उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था, तो वो मेमोरी लॉस मेरा भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटेबल टू, हम अपने कर्मों के लिए भगवान के प्रति, भगवान के लिए जिम्मेदार है। हमें वहां पर क्या है, उत्तर देना पड़ेगा, हमें अपना आंसर वहां पे देना पड़ेगा, जवाबदार हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके लिए अकाउंटेबल टू का प्रयोग करेंगे। और इसमें ध्यान रखना क्या है, ध्यान क्या रखने वाली चीज इसमें, कि हमें टू प्रपोजिशन लगाना है। इसमें हम एक्चुअली ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ तो जो लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन सा प्रपोजिशन किस शब्द के साथ में उपयुक्त है और फिक्स होता है, ठीक है।
अकस्टम्ड टू, अब अकस्टम्ड टू का मतलब क्या निकलता है? अकस्टम्ड टू का मतलब निकलता है भाई किसी चीज का अभ्यास होना, अभ्यस्त होना, आदत होना, कि भाई मैं इस चीज का अभ्यस्त हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस इतनी सर्दी में मॉर्निंग वॉक का अभ्यस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अकस्टम्ड टू के, अकस्टम्ड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम? टू शब्द का प्रयोग करेंगे। अभ्यस्त होना, आदि होना, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? आदि होना। क्या होना? आदि होना। अब आदि होना मतलब आधा होना नहीं है, आदि होना मतलब आदत होना किसी चीज की। अकस्टम्ड के साथ में हम टू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भाई। किसका प्रयोग कर रहे हैं? टू शब्द का। इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। ही इज अकस्टम्ड टू अर्ली राइजिंग, कि भाई वो सुबह उठने का अभ्यस्त है, सुबह जल्दी उठने का अभ्यस्त है, वो उसकी आदत है, वो सुबह जल्दी उठ जाता है। अभ्यस्त है मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह उठने में। कई लोगों को सुबह उठने के अभ्यस्त नहीं होते हैं, लेट तक आराम से टांग पसार के सोते रहते हैं, है ना। और बाकायदा खराटे भी लेंगे तो कैसे लेंगे? जैसे कि कुंभकर्ण सोया हुआ है तो तो कई सारे तो मेरे परिचित में भी हैं, मतलब उनको वो समझ गए, अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं मेरे आसपास जो बिल्कुल, मतलब जैसे होते हैं ना घोड़े बेच के सोना, मतलब नहीं उनको पता चलता है यार कि बगल में बम फट जाए, सांप आ जाए, उनको पता नहीं चलेगा कि बगल में सांप आ गया तो उठना है। भैया घोड़े बेच के सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं तगड़े तगड़े, है ना, पाँव पसार के सो रहे हैं, कोई होश ही नहीं है तो चलो, ये तो खैर अलग बात हो गई। हम एक्चुअली पढ़ तो कुछ और ही रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम एक्चुअली एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे थे? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकस्टम्ड के साथ में टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बेटा? टू का प्रयोग करना है। ओके। नंबर 16 नंबर 16 देखें, अक्यूज ऑफ, है ना। अक्यूज ऑफ हो या अक्यूज्ड ऑफ हो, हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। दोषी ठहराना, अक्यूज ऑफ मतलब दोषी ठहराना, दोषी होना किसी चीज का। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, कि उसे, वो चोरी का दोषी है, उसको चोरी का दोषी बताया गया, अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अक्यूज्ड ऑफ कर दीजिए, डी लगा दीजिए यहाँ पे, ही इज अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। तो अक्यूज ऑफ एक ही बात है, वो तो अलग अलग, वो जिस तरह से यूज करेंगे तो शायद सेकंड और थर्ड फॉर्म उसके अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करना, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना पड़ता है। तो अक्यूज के साथ में बेटा क्या हम ऑफ शब्द का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी का दोषी है वो। ये पहन दीजिए। हाँ, एक्विसेंस इन, ठीक है ना, एक्विसेंस इन। अब यहाँ 17 में हमको क्या करना है? 17 में हमें करना है कुछ नहीं है, इन का प्रयोग करना है इसके साथ में। किसका? एक्विसेंस इन, राजी होना भैया, किसी चीज से राजी होना। कई लोग क्या राजी नहीं होते हैं, जैसे आप जैसे आपने देखा है भैया, हमने कोई प्रपोजल दिया, किसी कोई चीज दी, चलो एक काम करते हैं, इसको इस काम को इस तरह से करते हैं, तो वो राजी नहीं होते, मान के ही नहीं देते हैं। और स्पेशली आपने देखा होगा, अगर शादी ब्याह की बात आ जाए ना, तो एक प्राणी, हमारे रिश्तेदारों में एक ऐसा प्राणी होता है, बल्कि वैसे तो दो होते हैं, लेकिन एक प्राणी का तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कि वो हमेशा अगर नाक नहीं फुला के बैठेगा तो यह मान के चलो उसको खाना नहीं पचेगा जब तक शादी संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो एक ऐसा प्राणी होता है हर शादी में, तो जिसका नाक फुलाना, जिसका परम कर्तव्य माना जाता है। और वो प्राणी कौन होता है? वो होता है फूफा जी। वो प्राणी कौन होते हैं? वो प्राणी होते हैं फूफा जी। आपने देखा होगा फूफा जी। और एक प्राणी और होता है ना, एक प्राणी और होता है जिसका भी नाक फुलाना करते हुए होता है, लेकिन फिर भी वो हर जगह नहीं फुलाते हैं। कुछ कुछ ऐसे कुछ प्राणी होते हैं जो फुलाते हैं, वो होते हैं जीजा जी, है ना। अच्छा, फूफा जी के साथ में मौसा जी भी मिला लो, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है फूफा जी ही एकमात्र वो प्राणी है जो सबसे ज्यादा इस चीज का आदी है, कि वो राजी होके नहीं देते हैं यार। उनको नाक फुलाना है तो फुलाना है, हमें लेने नहीं आया कोई, ये कर दिया वो कर दिया, हमसे नहीं पूछा। अरे भैया तुमसे नहीं पूछा, नहीं पता चल पाता है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे फूफाजियों से थोड़ा सा दूर ही रहना तो ज्यादा अच्छा है। तो एक्विंसेंस इनका मतलब होता है राजी होना। आई डू नॉट एक्विंसेंस इन योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल से राजी नहीं हूं। तो एक्विंसेंस टू का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ में इन शब्द का प्रयोग होगा, ये हमें ध्यान रखना है ना। नंबर 18 देख लेते हैं भाई। नंबर 18 क्या करा है? अक्वाइट ऑफ। अक्वाइट ऑफ का मतलब है निर्दोष करना, मतलब उसे दोष रहित करना, बिल्कुल जो उसके ऊपर दोष लगा है वो हट जाना, ठीक है ना। निर्दोष करना, कि भाई आपको निर्दोष साबित किया जाता है कोर्ट की तरफ से। ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल, अरे चार्जेस है, पर चार्जेस नहीं है यार, सॉरी, और चार्जेस, ठीक है ना। हाँ, वही मैं सोच रहा था गलत क्या लिख रखा है। अक्वाइट ऑफ, तो ही वॉज एक्वाइटेड ऑफ, हाँ, ऑल चार्जेस, क्या लिखा है बेटा? ऑल चार्जेस, तुम्हें सभी
सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है, तुम्हें सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है, बरी किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कोर्ट में, हम पढ़ते हैं, जज साहब बोलते हैं इनको बरी किया जाता है, तो यहाँ पर मुक्त किया जाता है, बरी किया जाता है, मतलब आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आप निर्दोष हैं। क्वाइट ऑफ का प्रयोग करना है अपन को, तो ऑफ शब्द का प्रयोग करना है, हम इसका ध्यान रखना है बेटा। हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसका अर्थ तो हम समझेंगे, अर्थ के बिना तो सब बेकार है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अक्वाइट के साथ में हमें ऑफ शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 19 क्या कह रहा है भैया। नंबर 19 कह रहा है, ये कह रहा है एडिक्टेड टू। क्या बोल रहा है? एडिक्टेड टू। अब एडिक्टेड टू का मतलब क्या होता है? अब ये जो वक्त दे रखा है ये इनने गलत दे रखा है, ये व्यसन है। व्यसन, व्यसन का मतलब है लत लगना, लत लगना, लत लगना। अब जनरली जब किसी चीज की, अच्छी चीज की आदत होती है ना, तो उसको लत लगना नहीं बोलते, उसको लत शब्द का प्रयोग सामान्य, वैसे तो कर सकते हैं किसी पॉजिटिव चीज के लिए भी लत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो लत का प्रयोग जनरली जो सामान्य रूप से होता है वो किसी नेगेटिव चीज के लिए होता है। कि अगर किसी चीज की गंदी आदत लग गई है, किसी को स्मोकिंग की आदत लग गई है, किसी को शराब की आदत लग गई है ना, किसी को मतलब होता है कई सारी चीजें, लत तो 50 तरह की होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बोलने की लत है, ठीक है ना, कुछ तो बीच में उचकने की लत है, मतलब कुछ भी 50 चीजों की है ना। तो ये जो लत होती है ना वो हमेशा नेगेटिव चीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल अपन करते हैं। ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग, देखो सेंटेंस में भी हमने स्मोकिंग दे रखा है बाकायदा कि ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बेटा एडिक्ट के साथ में हमने टू शब्द का प्रयोग करना है कि भाई वो स्मोकिंग का आदी है, स्मोकिंग की लत है उसको, ठीक है ना, वो इसमें लत में फंसा हुआ है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसकी स्मोकिंग की लत लगी हुई है, तो एडिक्ट के साथ में टू का प्रयोग करना है। नंबर 20 देखते हैं, नंबर 20 क्या कह रहा है ना, ये बोल रहा है अडेयर टू। अब अडेयर टू का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। और इसके साथ में भी हम टू का ही प्रयोग करते हैं। टू एक ऐसा प्रपोजिशन है, मुझे जाने क्यों हिचकी आ रही, जाने कौन याद कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन याद कर रहा है भाई। तुम में से कोई याद तो नहीं कर रहा है? जरा देख लो भाई, अगर आप में से कोई मुझे याद कर रहा हो तो बता सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, कमेंट करके बता देना कि सर हम आपको याद कर रहे थे। कोई मेरा करीबी भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, ठीक है ना, बिछड़े हुए साथी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अडेयर टू का मतलब क्या है बेटा? चिपकना होता है। वी शुड अडेयर टू अवर प्रिंसिपल्स, हमें अपने प्रिंसिपल्स से के साथ रहना चाहिए, मतलब हमें अपने जो सिद्धांत हैं उनके साथ बने रहना चाहिए, है ना। यहाँ चिपकने का मतलब, चिपकना ही मतलब बात वही है कि हमें उनके साथ दृढ़ता से के साथ, मतलब हमारे प्रिंसिपल को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ बने रहना चाहिए। तो अडेयर टू का मतलब अडेयर के साथ में टू शब्द का प्रयोग करेंगे, टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें नंबर 21 क्या कह रहा है। नंबर 21 बोल रहा है एडजेसेंट। एडजेसेंट के साथ में क्या करेंगे बेटा? एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक। क्या होता है एडजेसेंट का मतलब? नजदीक शब्द, इसका मतलब होता है नजदीक, पास। और इसके साथ भी हम टू शब्द का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एडजेसेंट टू, तो माय हाउस इज एडजेसेंट टू वीके सिन्हा सेंटर ऑफ इंग्लिश, कि भैया एक वीके सिन्हा हैं जिनकी इंग्लिश की कोचिंग है, वहां उनके कोचिंग के घर के बगल में है मेरा घर, ठीक है ना, उनके घर के बगल में है मेरा घर। तो एडजेसेंट टू, नजदीक है, उनके पास है, बगल में मतलब उनके पास है, उनके नजदीक है। तो एडजेसेंट के साथ में अपन टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। नंबर 22 क्या कह रहा है भाई? नंबर 22 बोल रहा है एडमिट टू। क्या बोल रहा है ये? एडमिट टू, प्रवेश करना। इसका मतलब क्या निकल रहा है भाई? प्रवेश करना। तो एडमिट के साथ में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। ही वॉज एडमिटेड टू स्कूल, कि भाई उसे भर्ती कराया गया, इसको इसमें स्कूल में भर्ती कराया। एडमिट के साथ में हमें टू प्रपोजिशन का ही प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम टू शब्द का प्रयोग बहुत जगह पर करते हैं, बहुत सारे अभी आगे क्वेश्चंस और जो ये प्रयोग आएंगे, यूजेस आएंगे, जिसमें हम टू शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा जगह पर करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वाला देखें 23 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है लगभग, चलिए 23 कह रहा है कि एडवर्स टू। एडवर्स टू का मतलब क्या होता है बेटा? एडवर्स टू का मतलब होता है प्रतिकूल करना, है ना, मतलब विरोध, प्रतिकूल, विपरीत। क्या है? विपरीत हो जाता है। एडवर्स टू का मतलब क्या हो जाता है? विपरीत। क्या हो जाता है? विपरीत। तो एडवर्स के साथ में भी टू का प्रयोग करना है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट
द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वॉज एडवर्स टू हिज इंटरेस्ट, कि भाई जो डिसीजन था कोर्ट का वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आया, उसकी इच्छा के प्रतिकूल विपरीत आया एक्चुअली, है ना। इसको आप प्रतिकूल का मतलब क्या होता है बेटा, विपरीत कर सकते हैं ना इसको, विपरीत आया, ठीक है ना। तो विपरीत मतलब बिल्कुल उल्टा। तो जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जो फैसला सुनाया था, वो उसकी इंटरेस्ट, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं था, वो जिसकी उम्मीद कर रहा था उसके अनुसार नहीं था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल विपरीत था। तो एडवर्स के साथ में भी हमें टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। नंबर 24 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, अफेक्शन फॉर। अब अफेक्शन तो हम सब जानते हैं कि अब यहाँ पर तो ममता लिखा है, मैं इसको और समझाता हूँ आपको। अफेक्शन के साथ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग। लेकिन अफेक्शनेट आ जाए, अगर मान के चलो अफेक्शन की जगह, अफेक्शन तो क्या नाउन है, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है ना अफेक्शन, अफेक्शनेट, तो अफेक्शनेट के साथ में क्या लगेगा अभी देखते हैं हम। तो अफेक्शन का मतलब होता है लगाव होना, ममता होना, प्यार होना, लगाव होना। क्या है बेटा, लगाव होना या अटैच होना, ममता होना, प्यार होना, है ना, कि भाई मुझे उससे लगाव है ना। ये होता है अफेक्शन, कि भाई मेरा आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई मदर, मेरा अपने माता के प्रति बहुत ही लगाव है, ठीक है ना। अब मेरा है कि नहीं है वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो लेकिन ज़्यादातर बच्चों को अपनी माँ से प्यार होता है। तो अफेक्शन के साथ में हम फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे, फॉर प्रपोजिशन का। लेकिन मैंने जैसा बोला था अफेक्शनेट के साथ में 25 पे क्या आ रहा है, अफेक्शनेट टू आ रहा है। तो यहाँ पर देखें अफेक्शनेट जब शब्द आ गया, ये एक एडजेक्टिव है, क्या है, अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है, उसके साथ में हम टू का प्रयोग करेंगे, न कि फॉर का प्रयोग करेंगे। शी इज़ वेरी अफेक्शनेट टू हर डॉटर, कि भाई वो अपनी डॉटर के प्रति बहुत ही अफेक्शनेट है, मतलब ममतामयी है, ममता से भरी हुई है, प्यार से, लगाव से भरी हुई है। सीधी सीधी मतलब ये है कि उसको अपनी बच्ची से बहुत प्यार है। तो शी इज़ अफेक्शनेट टू, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ में टू का प्रयोग कर रहे हैं प्रपोजिशन का, वो नाउन के तौर पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो शी इज़ वेरी अफेक्शनेट टू हर डॉटर, ठीक है ना। नंबर 26 देखते हैं, नंबर 26 क्या कह रहा है, एग्री विद। अब एग्री के साथ में सिर्फ विद आता है ऐसा नहीं है, एग्री के साथ में कुछ और भी आता है, एग्री टू भी आता है, एग्री विद भी आता है ना। इसके साथ और भी देखेंगे। तो एग्री के साथ में अभी हमने क्या प्रपोजिशन लगाया है, विद का प्रयोग किया है। लेकिन कब प्रयोग किया है, जब व्यक्ति के साथ आप किसी चीज से सहमत है, राजी हैं या सहमत है, सहमत होना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ सहमत हैं तो आप एग्री के साथ में विद शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, आई डू नॉट एग्री विद माई फ्रेंड्स इन दिस मैटर, इस मुद्दे पर मैं अपने दोस्तों से सहमत नहीं हूँ। क्या है बेटा, इस मुद्दे पर मैं अपने दोस्तों से सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमने विद शब्द का प्रयोग किया है व्यक्ति के साथ राजी होने या ना होने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए एग्री के साथ में कहाँ गया, ये देखिए एग्री के साथ में हमने टू का भी प्रयोग किया है। अब एग्री के साथ टू का प्रयोग कब किया है, किसी प्रस्ताव या ऑफर देने पर, है ना। प्रस्ताव, ऑफर, अगर कोई व्यक्ति कोई प्रस्ताव दे रहा है, ऑफर दे रहा है, उसको अगर आप डिल मतलब डिनाई कर देते हो या एग्री करते हो, नहीं करते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर टू का प्रयोग करना है। व्यक्ति अगर हो कि भाई मैं उससे एग्री करता हूं, उससे उनसे एग्री करता हूं, तो फिर व्यक्ति के लिए एग्री विद आएगा। लेकिन अगर प्रस्ताव की बात हो रही है, किसी और चीज की बात हो रही है, तो यहां पर एग्री के साथ में टू का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके देख लेते हैं, वी एग्री टू, या वी आर एग्री टू, है ना, या एक ही बात है, एग्री टू भी लगा सकते हैं। एग्री टू योर प्रपोजल, यहाँ पर योर प्रपोजल तुम्हारे प्रस्ताव की बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर एग्री यू आ जाता तो एग्री विद का प्रयोग करते, अगर यू आ जाता तो यहाँ पर, क्योंकि यू मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एग्री के साथ में टू का प्रयोग भी करेंगे, विद का प्रयोग भी करेंगे। नंबर 28 देखें, नंबर 28 क्या कह रहा है, हाँ, एंग्जियस फॉर, ठीक है ना, एंग्जियस फॉर, उत्सुक होना, किसी चीज के लिए उत्सुक होना मतलब जिज्ञासु होना। जब किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, खुला है, तो एक मिनट, तो उसको हम उत्सुक होना कहते हैं। हाँ हाँ, हाँ, हम्म
तो इसके लिए क्या बोलते हैं, उत्सुक होना। आई एम, हाँ, एंग्जियस फॉर द प्राइज, मैं ये इनाम जीतने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। ठीक है। 29 देखते हैं। हाँ, एनेक्सियस अबाउट, चिंतित होना। अगर आप चिंतित होने के लिए, आप इसका इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अबाउट का प्रयोग भी करते हैं। उत्सुक होने के लिए अलग प्रयोग करेंगे, चिंतित होने के लिए अलग प्रयोग करेंगे। ही वॉज एनेक्सियस अबाउट माई हेल्थ, एंग्जियस अबाउट, एंड इसको एंग्जियस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है अलग अलग लोगों का। तो ही वॉज एंग्जियस अबाउट माई हेल्थ, है ना। ओके, तो ये आप इसके लिए चिंतित होने का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब नंबर 30 पे देखते हैं, नंबर 30 क्या होता है। नंबर 30 होता है अकम्पनीड बाय, जब अकम्पनी साथ में रहना। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना या साथ में होना या साथ में रहना। रहने का मतलब किसी जगह रहना नहीं है, हम बात कर रहे हैं साथ में होने के लिए। तो इसके साथ में अकम्पनी के साथ में हम बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखें। साथ में ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड, मतलब उसके फ्रेंड के साथ था वो, उसके फ्रेंड की कंपनी में था वो, ठीक है ना। कंपनी में मतलब कोई कंपनी ऐसे फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं चल रही है, कंपनी मतलब साथ होने के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे बाय शब्द का प्रयोग करना है इसके साथ में। अब अकम्पनी के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं, विद शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब विद का प्रयोग कैसे करें देख लीजिए जरा। कोई चीज़ आपको हो जाती है ना बॉडी में, तो उसके लिए जनरली साथ में रहना। अब यहाँ पर भी साथ में रहना तो आ रहा है, लेकिन द फीवर वॉज अकम्पनीड विद कफ, कि भैया वो फीवर था ना वो कफ के साथ था, मतलब उस व्यक्ति को कफ के साथ फीवर भी था। तो ऐसी सिचुएशन में हम अकम्पनीड विद का प्रयोग कर लेंगे। वैसे व्यक्ति के साथ में भी आप अकम्पनीड विद का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। नंबर 32 है अटेंड एट का प्रयोग करना है। अटेंड एट का मतलब है उपस्थित रहना। अटेंड का मतलब तो होता ही है भाई शामिल होना, अटेंड करना, है ना, शामिल होना। आई वॉन्ट टू अटेंड एट द स्टेशन, कि भाई मुझे उपस्थित रहना है, कहाँ, स्टेशन पर उपस्थित रहना है। तो आई वॉज टू, उपस्थित रहना था, आई वॉज टू अटेंड एट द स्टेशन, मुझे उपस्थित रहना था, कहाँ पर, कहाँ पर, स्टेशन पर उपस्थित रहना था। तो अटेंड के साथ में आप एट शब्द का प्रयोग करेंगे बाकायदा, ठीक है ना। अटेंड ऑन का मतलब भी होता है, अटेंड के साथ विद भी लगता है। तो देखो अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं इनके, किसके अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं, इनके अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। अटेंड के साथ में ऑन भी, जब किसी आप चर्चा करते हैं किसी चीज़ पर शामिल होने के लिए, चर्चा है ना। नहीं नहीं नहीं, चर्चा नहीं है, सॉरी सॉरी, चर्चा नहीं, सेवा करने के लिए, हाँ, सेवा करने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए, देखभाल रख लेते हैं इसको, चर्चा नहीं, वो देखभाल करना है, देखभाल करना। अटेंड ऑन, तो ही अटेंडन ऑन द सिक मैन, मतलब उसने उस बीमार व्यक्ति की देखभाल की, उसकी देख रेख की, देखभाल की, ठीक है ना, उसको अटेंड किया। तो अटेंड ऑन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अटेंड के साथ ऑन का प्रयोग भी होता है, अटेंड के साथ में विद का प्रयोग भी होता है। देखिए यहाँ पर अटेंड के साथ में विद का प्रयोग भी होता है। हिज अटेम्प्ट्स वर अटेंडेड विद सक्सेस, तो उसके जो अटेम्प्ट्स थे जो उनके, वो किसके साथ में, सफलता के साथ साथ में हुए, ठीक है ना। किसके साथ में हुए, सफलता के साथ साथ में हुए। अटेंड के साथ में ऑन का भी प्रयोग करना है, विद का भी प्रयोग करना है, एट का भी प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। अकेन टू, अब अकेन शब्द का प्रयोग आपने नहीं सुना होगा जनरली, है ना। ये सामान नहीं है, समान है, समान, समान, ठीक है ना। ये आ की मात्रा हटा दो यहाँ पर, समान, समान मतलब उसके बराबर, उसके जैसा। पिटी इज अकिन टू लव, अकिन के साथ में कौन सा प्रपोजिशन लगा रहे हैं बेटा, हम टू का टू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अकिन के साथ में। तो पिटी इज अकिन टू लव, कि जो दया है वो एक तरह से प्यार के समान है। यहाँ पर उसकी तुलना कर रहे हैं कि जो दया होती है, किसी व्यक्ति वस्तु पे दया होती है, वो किसके समान होती है, वो प्यार के समान होती है। तो इसलिए हमने अकिन टू का प्रयोग किया है। नंबर 38 36 देख लेते हैं। 36 क्या कह रहा है, 36 क्या बोल रहा है, अलार्म्ड एट। अब अलार्म के साथ में हम एट शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें। पैसिव वॉइस भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एट, इसका एट का प्रयोग करके बताएंगे, ठीक है ना। तो अलार्म शब्द, अलार्म का मतलब होता है चकित हो जाना, है ना। अलार्म का मतलब होता है एकदम से सावधान हो जाना, चकित हो जाना, एकदम से चौंक जाना, ठीक है ना। तो आई वॉज अलार्म्ड एट द साउंड, ठीक है ना, आई वॉज अलार्म्ड एट द साउंड, मैं एकदम से चौंक गया, एकदम से
है ना, बिदक गया, किससे, अलार्म से बिदक गया, उस आवाज से बिदक गया, ठीक है ना। तो ये अलार्म के साथ में हमने 8 शब्द का प्रयोग किया है। 37 देखें, नंबर 37, एलियन टू। अब एलियन शब्द का प्रयोग हमने क्या हॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा सुना है, एलियन। लेकिन बेटा एलियन का मतलब विदेशी, अगर विदेश से आया नहीं, अपरिचित भी होता है। क्या होता है, अपरिचित भी होता है। एलियन का मतलब सिर्फ विदेशी नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना विदेशी, तो इसका मतलब अपरिचित भी होता है, अपरिचित। ये एलियन का मतलब ये भी होता है, अपरिचित, ठीक है ना। आई एम एलियन टू दिस प्लेस, कि मैं इस जगह के लिए विदेशी हूं, इसका मतलब ये नहीं, विदेशी का मतलब है उस व्यक्ति उस चीज से जानकार नहीं, उससे जाना पहचानी जगह नहीं है। तो आई एम एलियन टू दिस प्लेस का मतलब है कि मैं इस जगह से अपरिचित हूं, मैं इस जगह को नहीं जानता हूं। तो एलियन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। नंबर 38 देखते, 38 क्या कह रहा है, अलॉटेड टू। अब अलॉट शब्द का प्रयोग तो आप जानते ही ना भाई, अलॉटेड टू, एक मिनट, अलॉटेड टू। दिया जाना मतलब आवंटित करना, इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा, आवंटित करना निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, आवंटित करना। मतलब एक तरह से बांटना, उसके जैसे अपन बोलते हैं ना क्वार्टर, उसके नाम अलॉट कर दिया है, आवंटित कर दिया है, दिया जाना। दिस पीस ऑफ लैंड वॉज अलॉटेड टू मी, कि भाई ये जो लैंड का जो ये हिस्सा है, ये जमीन का ये वाला जो हिस्सा है, ये मेरे को आवंटित किया गया, मतलब मुझे दिया गया है, अलॉटेड टू मी। तो यहाँ पर अलॉट के साथ में बेटा, अलॉटेड के साथ में टू शब्द का, टू प्रपोजिशन का अपन को प्रयोग करना है। अलॉटेड इन नहीं आएगा, अलॉटेड टू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। नंबर 39 पर देखते हैं, 39 क्या कह रहा है, एम्बिशन फॉर। एम्बिशन का मतलब होता है आकांक्षी, मतलब महत्वाकांक्षा होना, किसी चीज की महत्वाकांक्षा होना, महत्वाकांक्षा होना, ठीक है ना, आकांक्षी होना, ठीक है ना। ही हैज एम्बिशन फॉर लीडरशिप, कि नेतृत्व करने की उसकी बड़ी इच्छा है। क्या नेतृत्व करने की किसकी इच्छा है, उसकी नेतृत्व करने की इच्छा है। तो एम्बिशन शब्द के साथ में हम किस प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, हम फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे एम्बिशन के साथ में, ठीक है। नंबर 40 देख लेते हैं, नंबर 40 क्या कह रहा है, नंबर 40 कह रहा है एम्बिशियस ऑफ। अब वहां पर एम्बिशन बेटा एक नाउन था, लेकिन एम्बिशियस, यहां पर एम्बिशियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एम्बिशियस के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, अर्थ वही निकलेगा, आकांक्षा होना या महत्वाकांक्षा होना। ही इज एम्बिशियस ऑफ पावर, कि उसको ताकत की बड़ी, बल की, पावर की बड़ी आकांक्षा है, वो बहुत ही आकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है पावर को लेके, कि यार भाई हमारे पास पावर होना चाहिए। मैं कोई सुपर पावर की बात नहीं कर रहा हूँ कि गिली 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 करके छू कर दें तो गिली करके छू नहीं करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की महत्व की आकांक्षा होना, कि भाई मेरे पास इतना पैसे का पावर हो, मैन पावर हो, राजनीतिक शक्ति हो मेरे पास, इस टाइप की हम पावर की बात करें तो एम्बिशियस ऑफ का प्रयोग करेंगे। एम्बिशियस के साथ में ऑफ लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब एंग्री में भी देखना, आप अलग अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। एंग्री विद, एंग्री के साथ में अभी हमने क्या लगाया, विद, नाराज होना। ही वॉज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज था, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एंग्री के साथ में एट का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो एंग्री के साथ में एट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ये देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो एंग्री विद आएगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति के व्यवहार से नाराज हैं तो एंग्री एट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखना, ही वॉज एंग्री एट माई मिसकंडक्ट, मैंने जो गलती करी थी, मैंने जो गलत काम किया था, मैंने जो गड़बड़ी करी थी, उस वजह से, उस व्यवहार से, उस कार्य से वो व्यक्ति नाराज था। तो ही वॉज एंग्री एट माई मिसकंडक्ट, मतलब मेरी गड़बड़ी, मेरे गलत काम से, मेरे गलत तरीके से वो नाराज था, मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, प्रपोजिशन क्या लगाया, यहाँ पर विद नहीं लगाया, बल्कि एट शब्द का प्रयोग किया है। अगर वो मुझसे नाराज है तो अगर मान के चलो एंग्री, तो यहाँ पर अगर मी लिखा है तो यहाँ पर फिर विद आएगा बेटा, यहाँ पर फिर एट नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये एट मी नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, नंबर 43 देखते हैं, नंबर 43 क्या बोल रहा है, नंबर 43 बोल रहा है आंसरेबल टू। अब आंसरेबल टू और अकाउंटेबल टू एक ही चीज होती है। अकाउंटेबल टू का मतलब भी होता है कि भाई
उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। तो वी आर आंसरेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, वही सेम टू सेम यहाँ पर हमने उसका उदाहरण दे दिया है कि भैया हम अपने कर्मों के लिए गॉड के प्रति, भगवान के प्रति जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। हमें वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि हमने काम क्यों किया, वहाँ पर आप इधर उधर हो नहीं सकते। अच्छा, मैं एक्चुअली आपसे पिछली बार भी मैंने बोला था कि वो जो यमराज थे, तो यमराज के एक्चुअली एक वो थे, कौन थे, असिस्टेंट थे, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कोई अगर यहाँ पर हो तो बता दीजिए कि नाम क्या था उनका, यमराज के असिस्टेंट का नाम क्या था। सागर सर बता सकते हैं मुझे यमराज के असिस्टेंट का नाम क्या था? यमराज के असिस्टेंट का नाम क्या था? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त की बात कर रहा हूँ भैया। तो वहां पर चित्रगुप्त जी क्या है ना, तुम्हारे और मेरे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं कि भाई मैंने क्या कर्म किए हैं। और सीजे हो जाएगा। चित्रगुप्त, शॉर्ट फॉर्म सीजे कर लीजिए आप, चित्रगुप्त, ठीक है ना। तो चित्रगुप्त जी क्या है, तुम्हारे कर्मों का भी लेखा जोखा लिख रहे हैं कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ चूना लगाया है, कहाँ कहाँ मेरे साथ अकल चलाई है? शेयर नहीं कर रहा है। हाँ नहीं कर रहा है, शेयर जो लाइक और जो शेयर नहीं कर रहा है ना, वो ये ध्यान रख लेना कि वहां पे चित्रगुप्त जी बाकायदा आपका लेखा जोखा लिख रहे हैं। जितने भी मेरे फैन क्लब के मेंबर्स हैं, तो आपका लेखा जोखा बाकायदा लिखा जा रहा है कि तुमने शेयर नहीं किया था, तुमने क्या बोलते हैं, लाइक नहीं किया है, और तुमने शेयर भी नहीं किया है, और तुमने बेल नोटिफिकेशन भी नहीं दबाया है, और साथ में तुमने क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो ये सारा चित्रगुप्त जी, मैं उनके पास से बाकायदा वो लिस्ट मंगवाऊंगा कि ऐसा कौन कौन सा विद्यार्थी है मेरा जो मेरे वीडियोस तो देखता है ना, लेकिन शेयर नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता है, और ये नहीं करता है और वो नहीं करता है। ऐसा मत करो यार भाई, ठीक है ना। तो जो भी आप उत्तरदायी हैं, जो भी आप चीटिंग कर रहे हैं ना, अकल चला रहे हैं, है ना, जो मुझे चूना लगा रहे हैं, वो सब मुझे समझ में आता है। तो उसके लिए उत्तरदायी हम आंसरेबल भगवान के प्रति हैं, ठीक है ना, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो आंसरेबल के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नंबर 44 पे देखिए, नंबर 44 क्या कह रहा है भाई, एंटीपैथी टू। अब एंटीपैथी का मतलब निकलता है बेटा किसी चीज की इच्छा ना होना, अनिच्छा होना। क्या निकलता है? अनिच्छा होना। क्या निकलता है? अनिच्छा होना। तो कैट्स हैव अ नेचुरल एंटीपैथी टू वाटर, कि जो बिल्लियां होती है ना, वो नहाने, पानी से उनको बड़ा दूर रहती है, बड़ी अनिच्छा रहती है पानी के करीब जाने की, पानी को पसंद नहीं करती। तो एंटीपैथी के साथ में हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका शब्द का प्रयोग करेंगे? टू शब्द का प्रयोग करेंगे कि भाई वो पानी से बहुत ही नफरत करती है, पानी को नापसंद करती है, पानी से दूर ही रहना पसंद करती है, क्योंकि वो अनिच्छा, नेचुरल एंटीपैथी उनके अंदर, नेचुरल अनिच्छा है, इच्छा ही नहीं है उनके अंदर पानी के पास जाने की, बिल्लियों के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एंटीपैथी के साथ में हम टू का प्रयोग किया। नंबर 45 देख लें, 45 क्या कह रहा है, अपील टू। अब अपील मतलब हम जब अपील करते हैं ना, अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, है ना, तो उसके साथ में हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई अपील टू यू फॉर हेल्प, तो आई अपील फॉर यू नहीं, आई अपील टू यू, मैं तुमसे विनती करता हूं मदद की, गुहार लगाता हूं, आग्रह करता हूं। तो आई अपील टू यू फॉर हेल्प। ये 45 हो गया। 46 पे देते हैं, 46 क्या कह रहा है, अप्राइज ऑफ। अप्राइज ऑफ का मतलब किसी चीज को ज्ञात करना, पता करना, पता लगाना। पता लगाना या होना, लगाना या होना, ठीक है ना, ज्ञात होना, एग्जैक्ट इसका अर्थ निकलेगा ज्ञात होना, ज्ञात होना, कोई चीज हमें पता है। तो आई वॉज नॉट अप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से परिचित नहीं था, मतलब मेरे को ये तथ्य पता नहीं था, मेरे को ये तथ्य ज्ञात नहीं था, ठीक है ना। जो भी कोई फैक्ट रहा होगा, कोई चीज रही होगी, कोई डाटा रहा होगा, इस चीज से अपरिचित था, मतलब मुझे नहीं पता था ये चीज, तो उसके लिए हम अप्राइज के साथ में ऑफ शब्द का प्रयोग करते हैं। अप्राइज के साथ में ऑफ लगाना है, आपको ये ध्यान रखें, ठीक है। 47 देखिए, एप्टीट्यूड फॉर। एप्टीट्यूड फॉर का मतलब होता है किसी चीज के प्रति झुकाव होना, लगाव होना, लगाव होना। अपन बोलते हैं ना कि इस चीज के प्रति उसका झुकाव है, मतलब इस चीज को ज्यादा पसंद करता है। ही हैज एप्टीट्यूड फॉर साइलेंस, इसका मतलब क्या है कि वो मौन रहना ज्यादा पसंद करता है, वो मतलब ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता है। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई लोग होते हैं बैलेंस में बोलते हैं, जैसे मैं तो भाई बैलेंस में ही बोलता हूँ, ठीक है ना। कई लोगों को लग सकता है कि ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलता हूँ, और कम भी नहीं बोलता हूँ, जितनी जरूरत है उतना तो बोलना जरूरी है, नहीं तो लोग बाग आपको खा जाएंगे, बेटा ध्यान रखना। एक कहावत है वैसे भी कि जब जो बलि दी जाती है ना, वो हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं, और अपन शेर हैं बस यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अपन बकरी हैं, लेकिन अपन बकरी हैं नहीं, अपन शेर हैं, ठीक है ना। वो वक्त आने पे ही पता चलता है बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था इसमें
कि जो ये हमने लगाया है ना एंड ये एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड के साथ में हमें फॉर शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? फॉर शब्द का प्रयोग करना है। हाँ 48 पे देख लेते हैं। 48 क्या कह रहा है? आर्ग्यू विद। अब आर्ग्यू के साथ में हमने, आर्ग्यू मतलब बहस करना या तर्क वितर्क करना, तो आर्ग्यू के साथ में विद का प्रयोग करा है। बहस करना नहीं है, करना है, ये करना। ही आर्ग्यूज विद मी, वो मुझसे बहस करता है, तर्क वितर्क करता है। तो यहां पर विद शब्द, विद प्रपोजिशन का हमने प्रयोग किया है, ठीक है ना, आर्ग्यू के साथ में। नंबर 49 पे देखें, अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड के साथ में किसका प्रयोग करना है? अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना या लज्जित होना, लेकिन कई लोगों को कतई भी शर्म नहीं आती, इतने ढीठ और इतने निर्लज्ज होते हैं कि मैं क्या बोलूं, बस मतलब होती रहती है मुलाकात, है ना, निर्लज्ज। और ऐसा नहीं है, अपने आसपास भी होते हैं ऐसे लोग। आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, आपके आसपास होते हैं ऐसे खूब सारे लोग, पता लगाना पड़ता है। लज्जित होना, शर्मिंदा होना। अशेम्ड ऑफ, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, उसको अपने किए का पछतावा है, मतलब शर्मिंदा है वो, उस पर पछतावा नहीं, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो अपने किए पर लज्जित है। तो यहाँ पर अशेम्ड ऑफ का प्रयोग करना है प्रपोजिशन में, ठीक है ना, ऑफ का प्रयोग करना है। नंबर 50 देखें जरा, एस्पायर फॉर। एस्पायर फॉर का मतलब होता है किसी चीज की आकांक्षा होना, किसी चीज के प्रति महत्वाकांक्षा होना। एवरीबडी एस्पायर्स फॉर अ फेम इन लाइफ, कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रसिद्धि की तलाश होती है, प्रसिद्धि की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है या महत्वाकांक्षा होती है। तो एस्पायर के साथ में आप फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आज आपको 50 प्रपोजिशनल फ्रेजेस या फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ाए हैं, और आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे, आपको ये समझ में भी आएंगे। और जो समझ में नहीं आया तो कृपया करके आप कमेंट करके बता दिया कीजिए, मैं कमेंट बाकायदा पढ़ता हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो मैं उसका आंसर भी दूंगा आपको, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कल भी मैं आपके लिए ऐसा ही भरपूर, बल्कि इससे कुछ और बेहतर प्रपोजिशनल फ्रेजेस लेके आऊँगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल कम हुए हैं। कम से कम हम 100 प्रपोजिशनल फ्रेजेस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कल हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। आज थोड़ी सी मेरी स्पीड शायद, मेरे को ऐसा लगता है, कम हुई है। कल हम करीबन 75 या 100 प्रपोजिशनल फ्रेजेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग मेरा जो अंदाजा है करीबन 140-150 प्रपोजिशन जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो हमें पता होने चाहिए। तो अगर आपके पास में ये वीडियो रिकॉर्डेड होगा ना, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, तो आप इसको कभी भी अपनी तैयारी के समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ तो आपको अच्छे खासे 20-25 तो आपको वैसे ही सिर्फ वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे, और बाकी जो नहीं होंगे उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मिनट, तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और कल फिर इसी समय हम मिलते हैं बाकायदा एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें खूब सारी इन्फॉर्मेशन होगी, खूब सारी जानकारियां होंगी, और वो आज से डेफिनेटली बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो विदा लेता हूं, कल फिर इसी समय मिलते हैं। गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।